अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अवैस सलीम और मेरे साथ मौजूद है रोज की तरह जावेदुर रहमान और हमारे खास मेहमान आज हैं अब्दुल मोइज़ जाफरी। आप इनको टीवी की स्क्रीन पर देखते रहते हैं, लेकिन क्योंकि ये बुनियादी तौर पर वकील हैं तो हमने सोचा कि आज इनकी मौजूदगी का फायदा उठाकर अदम एतमाद के हवाले से जो कानूनी और आईनी पोजीशन है और हुकूमत जिन ऑप्शंस पर गौर कर रही है उन पर थोड़ी सी बात की जाए। जाफरी साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने आज हमें वक्त दिया। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर सलीम, थैंक यू वेरी मच जावेद साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। मैं मशकूर हूँ कि आपने इस प्लेटफॉर्म पर मुझे इनवाइट किया। थैंक यू फॉर हैविंग मी। तो मोइज भाई, आपसे शुरू करते हैं जरा। ये इस वक्त तक जो खबरें आ रही हैं, क्योंकि बहुत सी क्यासारियां भी हो रही हैं, लेकिन जो फैक्चुअल पोजीशन है वो ये है कि अदम एतमाद पेश हो गई है और उस पर वोटिंग होनी है। अब वोटिंग के हवाले से हुकूमत जिन ऑप्शंस पर गौर कर रही है नंबर्स पूरा करने के लिए, उसमें अभी तक की सूरत हाल ये है कि वो ये कहते हैं कि हम किसी को जाने ही नहीं देंगे अपने मेंबरान में से वोट डालने के लिए, और अगर कोई गया तो हम स्पीकर के ऑफिस को इस्तेमाल करके उसको वहीं डिस्क्वालीफाई करवा देंगे। तो आप जरा हमें समझाएं कि क्या वाकई कानून या आईन में इस तरह की कोई गुंजाइश मौजूद है? सर, बहुत शुक्रिया कि आपने ये सवाल मेरे सामने रखा। इसके ऊपर बहुत कॉन्वर्जेशंस हो रही हैं और मैं ज़रा थोड़ा सा हैपहैज़र्ड थॉट प्रोसेस शायद आपके सामने रखूं, उसके लिए मैं पहले से माज़रत ख्वाह हूं। अव्वल तो 63A जो कि इजाजत देता है पार्टी लीडरान को ये करने को कि अपने नॉन कंफॉर्मिंग मेंबर्स को डिस्क्वालीफाई करने को, वो तशरीह काबिल तशरीह तो है, लेकिन उसकी तशरीह की कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो बहुत डिटेल में डाला गया है आइन के अंदर। और वो बुनियादी तौर पे एक जमहूरियत की एक डेमोक्रेटिक डेफिसिट से सफ़र करता है। उसके अंदर एक जमहूरी नक्स है, और वो इसलिए है इसलिए कि वो पार्टी लीडरान जो कि खुद डायनेस्टिक हैं, खुद अपनी पार्टीज के अंदर जमहूरी अमल के ऊपर कारफरमा नहीं है, इलेक्शन एक्ट की खिलाफ वर्जी करते हुए इलेक्शंस नहीं कराते, इलेक्शन से हासिल अपनी पार्टी के अंदर नहीं होते, लेकिन उसके बावजूद उनको 63A जरूर चाहिए था कि वो अपने लोगों को चंगा मांगा पॉलिटिक्स से बचा के अपनी जेब में ही डाले रख सकें। तो जिस वक्त 18वीं तरमीम आ रही थी, जिस वक्त कॉन्वर्जेशन 62 और 63 को ख़त्म करने की होनी चाहिए थी कि ये गुनाह और जुर्म के बीच में जो तफरीक ख़त्म की जा रही है आर्टिकल 62 और 63 के तहत, इसको आइन से बाहर किया जाए क्योंकि ये अब्यूज काबिल अब्यूज है। और फिर अब्यूज हुआ, दोनों पार्टी से खिलाफ हुआ जिन्होंने इनको पार्लियामेंट आइन में रखा। बजाय इस कॉन्वर्जेशन को आगे ले जाने के लिए इन्होंने 63A पे ऊपर तमाम पार्टीज जो है मुत्तफिक हो गई, क्योंकि वो तमाम लीडरान को बहुत पसंद था कि वो किसी तरह अपने मेंबरान के सर के ऊपर एक तलवार रखें। अच्छा, वो तलवार जो है वो काबिल तशरीह को ज्यादा नहीं है, तो बहुत क्लियर है कि अगर आप अपने प्राइम मिनिस्टर के वोट पे वोट नहीं देंगे पार्टी लाइन पे, अगर आप एक नो कॉन्फिडेंस मोशन में पार्टी लाइन फॉलो नहीं करेंगे, और अगर आप एक मनी बिल के अंदर अपनी पार्टी लाइन फॉलो नहीं करेंगे, किस तरह फॉलो नहीं करेंगे? वोट्स और फेल्स, वोट्स अगेंस्ट और फेल्स टू वोट। देखिए, अब यहाँ पे बात खत्म हो जाती है। मैं आपको जो आज वकील चाहिए था ना, वो आपको पहले 3 मिनट में मैंने फारिग कर दिया। वोट्स और फेल्स टू वोट, पूरी ये दोनों चीजें अगर पूरी हो जाती हैं तो फिर उस आर्टिकल के अंदर ही लिखा हुआ है कि फिर वो पार्टी लीडर लिखेगा, उसको शो कॉज करेगा, शो कॉज जो है उसके अंदर वो जवाब देगा, जवाब अगर उसको सर हासिल नहीं लगा तो वो स्पीकर को लिखेगा, स्पीकर जो है वो इलेक्शन कमीशन को लिखेगा, और इलेक्शन कमीशन उस बंदे को डीसीट कर देगा, डिस्क्वालीफाई, और 5 साल और 10 साल और लाइफ वाली चीज नहीं होगी, डीसीट कर देगा कि आपने बस इस पार्टी से आपने अपने आप को रफा दफा कर दिया। अब ये जब तशरीह सामने मौजूद है, तो फिर अगर आप कोई और तशरीह लाएंगे और कहेंगे नहीं इसका मतलब ये है कि स्पीकर शूट ऑन साइड कर देगा और अमेरिकन सेकंड अमेंडमेंट आ जाएगी, तो फिर तो मैं इसको बदनीयती कहूंगा ना, क्योंकि आइन के अंदर एक चीज साफ वाजे सामने है कि क्या होना है, क्या प्रोसेस है। आयशा गुललाई को निकालने के लिए रीमा उमर ने जिस तरह ठीक फरमाया कि सुप्रीम कोर्ट के प्रेसिडेंट सामने है कि सेर हासिल हियरिंग होना जरूरी है इससे पहले कि आप एक मेंबर को डिसीड करें फॉर डिसलॉयल्टी। डिसलॉयल्टी है भी क्यों, जब एक देखें आर्टिकल 95-96 जो है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के हवाले से, वो ये बात बहुत क्लियर करते हैं कि ये लीडर ऑफ द हाउस में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है, बजाय इस बात से अलग हटके कि वो पार्टी के लीडर में आप कॉन्फिडेंस जाहिर कर रहे हैं या नहीं। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का इजहार की राय आपके पास होती है इसलिए, इजहार की ताकत आपके पास होती है इसलिए कि आप खुदा न खास्ता अपने पार्टी लीडर के अंदर ही इजहार कर सकेंगे, देखें जी अब मौका आ गया है, आप बोरिस जॉनसन बहुत पागल हो चुके हैं, बहुत बावलेपन का शिकार हैं और आपको अब हट जाना चाहिए। बोरिस जॉनसन को अगर नो कॉन्फिडेंस वोट का सामना होगा तो उसके अपने कंजर्वेटिव की तरफ से होगा ना, वरना तो अगर आपकी एक सिंपल मेजोरिटी होती तो फिर नो कॉन्फिडेंस का जो सेक्शन है आइन के अंदर वो फिर एक रिडंडेंसी हो जाती। तो इसी तरह देखिए, ये कॉन्वर्जेशन की जा सकती है एक वकील से कि भाई आर्टिकल 96 और 95 कहते हैं कि टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस की मेजोरिटी चाहिए, तो क्या टोटल मेंबरशिप साकिन 172 है, या फिर टोटल मेंबरशिप को मतलब वो सीट्स हैं जो पुर हो चुकी हैं,
ये कॉन्वर्जेशन की जा सकती है और हो रही है, और मैं इसको रिस्पेक्ट करता हूँ। और क्या रूल 166 जो कहता है कि एक सब्सटेंशियली द सेम रेजोल्यूशन जो है 6 महीने के अंदर पास नहीं हो सकता, क्या इसकी वजह से ये नो कॉन्फिडेंस अगर फेल हुआ तो इमरान खान साहब जो है 6 महीने के लिए ही बी आउट ऑफ इट। जी, ये बात ठीक है, लेकिन इसके अंदर अगर आपकी कोई और राय है तो मैं सुन सकता हूँ। लेकिन 63 जो कहता है, जो प्लेन मीनिंग कह रही है आइन की आपके सामने है, उसके अंदर भी आप अगर अपनी मंतक लड़ा रहे हैं कि नहीं जी स्पीकर जो है उसके पास बहुत ही ज्यादा पावर है, एक्स है, वाई है, तो आई एम सॉरी, आप झूठ बोल रहे हैं, और आप जानबूझ के झूठ बोल रहे हैं, और आप बदनीयत है। तो हुकूमत जो अब तशरीह कर रही है वो ये कहते हैं कि जी इंटेंट जो है ना जुर्म होने का, वहां पे हम एक्ट करेंगे कि जुर्म हो ही नहीं है। एक दफा जुर्म हो गया तो फिर कानून का क्या फायदा? क्या इंटेंट पर सजा मिल सकती है? सर लेट्स देखिए, यही तो बात है जहां पे मुझे पकड़ना है। जब कानून कह रहा है कि आप शो कॉज करेंगे, हम्म, तो आप इंटेंट अगर आप देख लेते हैं कि जी वो आपके मिलियन के जलसे के अंदर से आ रहे हैं वोट देने के लिए, तो उनको शो कॉज दें। हम्म, अब आप शो कॉज दें और उनको अपनी अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग दें। तो अगर आप कह रहे हैं कि जलसे के शुरू में हम उनको शो कॉज थमाएंगे और जलसे के आखिर तक हम उनको हेयर भी कर लेंगे और फिर उनको डिस्क्वालीफाई भी कर देंगे, तो एक अलग बात है। लेकिन हम्म, ये इंस्टेंटेनियस चीज तो है ही नहीं, पहली बात। दूसरी बात ये कि दुनिया के किसी भी रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम में पार्लियामेंट नहीं जाना नहीं हो सकता। हम्म, ये नहीं हो सकता कि डू नॉट रिप्रेजेंट योर पीपल। देखिए, आपने 2.5 लाख 3 लाख लोगों की कंस्टिट्यूंसी में से वोट लेके सामने आए हैं। ये तो हो ही नहीं सकता कि आपको कहा जाए कि आप आज असेंबली जाएंगे ही नहीं। हम्म, ये कहा जा सकता है कि आप असेंबली जाके यू वोट करेंगे या उसके खिलाफ वोट करेंगे, वोट्स फॉर और अगेंस्ट, क्योंकि आइन कहता है वोट्स फॉर और अगेंस्ट, इसके अंदर आप कर सकते हैं, ये गुंजाइश है। हम्म, ये कहते ना कि आप पहुंचोगे ही नहीं, क्योंकि हम्म, पार्लियामान कोई स्कूल नहीं है, यहाँ पे अटेंडेंस वाजिब नहीं है, ये इमरान खान साहब के अल्फाज हैं। हम्म, ये नहीं हो सकता, क्योंकि हम्म, पार्लियामान पहुंचना है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल करनी है। हम्म, उससे अगर आप रोक रहे हो, तो आप उनका जो बेसिक फर्ज है उससे आपको रोक रहे हो। अच्छा, नो कॉन्फिडेंस के अंदर वैसा ये जरूरी थोड़ी है कि आप नो कॉन्फिडेंस के अंदर पहुंच गए तो आप खिलाफ वोट करेंगे। नो कॉन्फिडेंस के अंदर 7 दिन तक जो है डिबेट हो सकती है। अब जो हम्म, डिबेट होनी है उसके अंदर आप अपने, हो सकता है इमरान खान साहब के हक के अंदर बहुत सारी बातें करने वाले हैं, आपको इस हक से कौन रोक सकता है? हम्म, हो सकता है कि जो डिबेट स्पीकर कॉल करेगा उसके अंदर आप इमरान खान साहब की रियासत मदीना उन्होंने किस तरह बना दी है वो सबको सुनाने के लिए पहुंच रहे हैं पार्लियामान। अगर हम्म, मैं होता पीटीआई का एक डिसेंटिंग वोटर, तो मैं तो यही कहता, नहीं नहीं, मैं तो जाके सुनाऊंगा उन्हें और मैं कहूंगा ये कैसे कर रहे हो तुम, और बस अभी देखो मैं आता हूँ वापस और फिर जाके वोट करता हूँ। हम्म। यानी कि ये तो दिस इज द इजीएस्ट थिंग टू गेट अराउंड इन माय व्यू। आई तो आई डोंट सी व्हाई दे आर मेकिंग अ फस आउट ऑफ इट। तो अगर हम फॉर आर्गुमेंट से एक दफा ये बात मान भी लें कि जी ठीक है उन्होंने ये कर दिया और उन्होंने इस तरह के जो मुनर्रिफ अरकान थे उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया इस तरीके से, तो ये तो फिर उनके अपने लिए मुश्किल नहीं हो जाएगी पीटीआई के लिए? क्योंकि उनकी अपनी जो अददी बर्तरी है पार्लियामेंट में वो फिर कम हो वहां पे जाएगी। टोटल मेंबरशिप वाली बात आ जाएगी सर। उनके देखें पास 172 जी, लोग नहीं रहेंगे। देखें, फिर वहां पे टोटल मेंबरशिप वाली आइन के अंदर क्या कहते हैं क्या नहीं कहते। देखें, एक तो ये कि ये नहीं कर सकते। हम्म, दोयम ये कि अगर वो शोकॉज करके किसी तरह निकाल देते हैं, जिस तरह करते हैं मुझे नहीं समझ आएगी, बिल्कुल इलीगल होगा। लेकिन मैं ये भी समझ सकता हूँ कि कोई कोर्ट ऑफ लॉ इसके अंदर घुसना नहीं चाहेगा, क्योंकि हमारे कोर्ट्स जो है वो क्वाइट फ्रैंकली इन मामलात के अंदर अपना काम से पहले देखते हैं कि वो एक सियासी फुटबॉल बने जा रहे हैं, और ये गलत है, लेकिन देखते हैं क्योंकि तारीख कहती है कि वो सियासी फुटबॉल बने हैं। हम्म, अच्छा, अगर ये हो जाता है और आप डिस्क्वालीफाई कर देते हैं, तो फिर वो टोटल मेंबरशिप वाली बात आ जाती है। हम्म, इसीलिए मैं वो टोटल मेंबरशिप वाली बात को कहता हूँ कि वो 172 साकिन नंबर नहीं है। हम्म, अगर 10 लोग डिस्क्वालीफाइड हैं और हम्म, उन 10 लोगों का काउंट के अंदर नहीं आ रहे, तो फिर हम्म, उन 10 लोगों का जो मजमुई तौर पे वेट है वो हट जाएगा, और टोटल मेंबरशिप की मेजोरिटी 172 के बजाय 167 हो जाएगी, ओके। 167 पे आ जाएगी टोटल मेजोरिटी। और वो इसीलिए आएगी, और अगर ये नहीं आई तो मंतक ही नहीं है, फिर तो यही होगा ना, एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से पहले इमरान खान साहब जो है वो अपनी पार्टी डिसिप्लिन को वायोलेट करने के 10 वजूहत निकाल के 20 बंदा फारिग कर दे, हम्म, और इसीलिए फारिग कर दी क्योंकि वो सोचे कि 172 पे पहुंचा ही नहीं जाएगा। तो अव्वल तो बात ये कि हुकूमत की मेजोरिटी नहीं रहेगी, तो एक फ्रेश कॉल फॉर नो कॉन्फिडेंस आ जाएगी। और हम्म, दोयम बात ये कि फिर ये तो नियत हो ही नहीं सकती ना आइन की टोटल मेंबरशिप की बात करते हुए, मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप की बात करते हुए, अगर आपके हाथ में उसको थ्वार्ट करना। हम्म, तो आई थिंक इट्स क्वाइट सिंपल। हम्म। बिल्कुल सही। तो जावेद साहब, हमारे यहाँ देहातों में जहाँ कभी कोई मसला होता है ना, कोई खड्डा पड़ता है, तो एक तो कोर्ट कचहरी का ऑप्शन उसमें इस्तेमाल होता है, दूसरा डंडा डोली का होता है कि लाठियां लेकर चढ़ जाओ दूसरे पे। और ऐसे लगता है कि हुकूमत वो ऑप्शन भी इस वक्त जेर गौर ला रही है। आज भी जो ओवरसीज कन्वेंशन हुआ है उसमें
फवाद चौधरी साहब ने दोबारा दोहराया कि हम देखेंगे कि इतने सारे लोगों में से कौन जाता है वोट देने के लिए और फिर खिलाफ वोट देकर वापस कैसे आता है, तो आपको लगता है कि वो ऑप्शन जो है वो हुकूमत एक्सरसाइज कर सकेगी और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हुकूमत खुद पैदा करने की कोशिश करेगी? जी बहुत शुक्रिया। एक तो जाफरी साहब ने बड़े अच्छे तरीके से बताया कि ये आइन से रिलेटेड किस तरीके से इसकी इम्प्लीमेंटेशन होनी है। वैसे ये पिछले 20 सालों से पार्लियामेंट के अंदर आइन को मोम की नाक की तरह कभी इधर से इधर मोड़ दिया जाता है, इधर से उधर मोड़ दिया जाता है, और बिल्कुल वो उसी तशरीह पिछली किसी उसमें लेजिस्लेशन में कुछ और हो रही होती है, उसके बाद नेशनल असेंबली के अंदर स्पीकर भी मशवरा लेते हैं, उसी के देखते हैं कि फिर कुछ और हो गया। कभी इकदार और नॉर्म्स आगे आ जाते हैं और रूल्स पीछे रह जाते हैं। अच्छा, आपने बात की जो फवाद चौधरी साहब की, देखें इसमें इस तरह से है कि फवाद चौधरी, हम जो जर्नलिस्ट हैं वो एरर डिटेक्टिव माइंड हमारा बन जाता है। आप इसको इस तरीके से क्यों नहीं लेते कि वो चौधरी साहब कहीं ये तो नहीं कह रहे कि आप को पहले अवाम से हो के आना होगा, अवाम से पूछना होगा कि हमें वोट कहाँ डालना चाहिए। तो कि ये भी तो हो सकता है, क्योंकि आप यहाँ जब आए हैं इस पार्लियामेंट में तो आप उन्हीं की मर्जी से आए हैं, उन्हीं के वोट से आए हैं। तो आप अब भी जब अपना वोट देने जा रहे हैं तो अवाम का क्या कसूर है? पिछले 10 से 20 दिनों के अंदर हम यही 4-5 जो खानदान है, इन्हीं की बातें, इन्हीं की प्रोफाइल, इन्हीं के झगड़े, इन्हीं का टिल्ट यही सुनते आ रहे हैं, यही देखते आ रहे हैं। अच्छा, पता नहीं क्या निकाल रहे हैं इस मुलाकातों से। ये कुछ वो कहते हैं समथिंग इज रॉटिंग इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क। अब ये लग रहा है कि समथिंग इज रॉटिंग इन द स्टेट ऑफ इन द पार्लियामेंट। ये कुछ उस तरह से नहीं है जिस तरह से हम सोच रहे हैं। मुझे तो इस तरह से लग रहा है कि ये इतना मुश्किल, को इतनी रॉकेट साइंस नहीं थी। 172 का मैजिक फिगर आपने वो करना है, जिस तरह जाफरी साहब ने अभी बताया। उस तक जैसे पार्लियामेंट में ये 14वीं तरमीम के अंदर ये खुद ही नवाज शरीफ साहब उस दौर में लेके आए थे कि इसके अंदर, फिर वो 17वीं तरमीम में फिर इसके अंदर एक और अमेंडमेंट आई थी कि इसको किस तरीके से ये इम्प्लीमेंट किस तरह से कराना है, इस तरह से क्या करना चाहिए, ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से रिलेटेड के डी सीट किस तरह से करना है, वापस आ सकते हैं, इधर जा सकते हैं, नहीं जा सकते। वैसे जाफरी साहब इसमें एक और चीज भी, जिस तरह से आप आईनी माहिरीन इन चीजों को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, ये पार्लियामेंट के जो पार्लियामेंटेरियंस है हमारे, वैसे तो इन्हें कहा जाता है कि इनको कुछ नहीं पता होता कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। इन्हें इस शिक का बहुत अच्छी तरीके से पता है। पूरी पार्लिमानी तारीख में एक भी ऐसा बंदा नहीं है जिसके ऊपर डिफेक्शन क्लॉज लगी हो। वैसे तो ये आप पूरा पिछले से देख के आज तक की तारीख में कोई ऐसा जिसके ऊपर डिफेक्शन क्लॉज लगी हो जो डी सीट हुआ हो अभी तक। तो इन्हें बाकी पार्लियामेंट की चीजों का ना पता हो, इस चीज का बहुत अच्छी तरह से पता है। आयशा गुलेलाई साहब की आप बात कर रहे थे, उनके ऊपर भी इन्होंने कोशिश की, लेकिन वो भी ना मनी बिल में मुनहरिफ हुई, ना आपने देखा होगा वो फाइनेंस बिल से रिलेटेड, उधर भी वो गायब हो गई थी, वो नजर नहीं आई थी। हम भी उन्हें ढूंढ रहे थे कि उस वक्त वो कहाँ है। फिर इसी तरीके से जब उन दिनों में खैर उन्होंने कोई ऐसा कॉन्फिडेंस, प्राइम मिनिस्टर ने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया भी नहीं था, उन दिनों में भी खैर देख रहे थे। पिछले दिनों नूर आलम खान साहब, उनको भी देखें, वो वैसे तो वो नाराज अरकान में उनका शुमार हो जाता है। जब सप्लीमेंट्री बिल की बात हो रही थी, उन्होंने वोट अपोजिशन की तरफ नहीं दिया, वो वोट यहां दे के गए हैं। तो ये लोग बहुत ये भी उसी तरीके से, जो इन्हें पता है कि हमारा किस तरफ जाए, हमारा भला कहाँ है, हमारी वो कहाँ है, ये डी सीट होने वाले नहीं है। तो क्या हम ये कह सकते एक बात और अहम इसमें, ये जाफरी साहब इसकी ज्यादा अच्छी तरीके वो कर लेंगे, अगर ये डी सीट हो भी जाते हैं, यहाँ कंफ्यूजन एक और आ रही है, ये बाई इलेक्शन में फौरन आ सकते हैं, ये दोबारा से इलेक्शन में वो आ सकते हैं। वो जो कह रहे हैं ना कि उम्र भर के लिए गए फिर दोबारा नहीं आ सकते। बिल्कुल सही। तो सर 63 जो है वो 2010 के बाद ही आया है। सॉरी जी जी, आप बताइए इस पर। 63 जो है वो 2010 के क्योंकि बाद ही आया, 18वीं तरमीम के बाद ही आया, लिहाजा पार्लियामानी तारीख इसके लिए सिर्फ 12 साल तक महदूद है। और आप ठीक फरमा रहे हैं कि कोई डी सीट नहीं हुआ इसके अंदर। आयशा गुलेलाई लेकिन हो जाती डी सीट, क्योंकि जिस तरह मैंने कहा 63 कहता है कि वोट्स और एब्सटेन्स फ्रॉम वोटिंग और डज नॉट वोट। तो उन्होंने क्योंकि मनी बिल में वोट नहीं किया था और वो गायब हो गई थी, तो वो हो जाती डी सीट। सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर ये राय दी थी कि हो तो जाएंगी डी सीट, लेकिन आप उनको शो कॉज तो दें, उनसे पूछे तो सही क्यों नहीं आए थे। लेकिन वो शो कॉज का मरला पूरा नहीं किया था ना। और अगर वो शो कॉज में
देखिए मैं ये समझता हूँ, अगर मैं होता ना पीटीआई का नाकिद और मुझे शोकॉज पहले से मिल जाता, क्योंकि पीटीआई सोचती है इसने कह दिया ये जाएगा, अगर मैं कह देता बेवकूफी में कि मैं जा रहा हूँ वोट के हवाले से कुछ करने, और पीटीआई की पार्टी लाइन होती जाओ ही नहीं, और वो कहते कि भाई मेरी पार्टी लाइन की खिलाफ वर्जी में हम आपको पहले से बता रहे हैं, तो मैं शोकॉज का जवाब देता नहीं, मैं तो इमरान खान साहब की सारी तारीफें करने के लिए जा रहा था, और अगर कोई मुझे कन्विंस कर देता अदरवाइज तो कर देता, लेकिन मैं तो तारीफें करने जा रहा था। अब इस शोकॉज के जवाब के बाद आप मुझे कैसे निकालेंगे? और अगर निकालेंगे तो फिर आप मतलब कोर्ट के अंदर अगर मैं जाऊंगा तो आप किस मुंह से आके कहेंगे नहीं हमें शक है इस पे? यानी कि देखिए इतनी गुंजाइश है। अच्छा, और फिर दूसरी बात, आप डी सीट होते हैं, डिस्क्वालीफाई नहीं होते, डी सीट होते हैं, तो बिल्कुल आप उसी वक्त वापस इलेक्शन में आ सकते हैं। आप कोई कॉन्सिक्वेंस और सदाकत और अमानत कैरी नहीं करते। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज है, देखिए पाकिस्तान के अंदर हम जो है वकला वो गुलाम होते हैं प्रेसिडेंट के, ऐसा नहीं होना चाहिए कि नहीं सुप्रीम कोर्ट ने 1975 में कुछ कहा होगा और 200 के, देखिए हमारे माजरत के साथ सुप्रीम कोर्ट के फैसले भरे हुए हैं जहां पे हमने वी बेंट ओवर बैकवर्ड्स ट्राइंग टू फैसिलिटेट मिलिट्री डिक्टेटर्स। ऐसे फैसलों के साथ और ऐसी जुडिशियल हिस्ट्री के साथ आइन की तशरीह के अंदर प्रेसिडेंट पे इतना रिलाई नहीं करना चाहिए कि नहीं वो 58 के कोर्ट ने 200 केस, भाई वो 200 केस के अंदर उसने फंडामेंटल राइट्स को पामाल कर दिया था। या फिर 2000 के अंदर आपने नैब का कानून बचा हुआ है असफर अली खान केस के अंदर, इट्स एन एम्बैरेसमेंट ऑफ अ डिसीजन, इट शुड हैव बीन थ्रोन आउट, बट इट इज थ्रोन आउट। या फिर जो एलएफओ सेव हुआ था, या फिर 3 साल मिले थे मुशर्रफ को, इस तरह के कोर्ट के जमाने के और फैसले आप कोर्ट करते हैं तो थोड़ी सी तमीज, थोड़ी सी शर्म, थोड़ी सी हया होनी चाहिए ना, कि नहीं यार आगे बढ़ो, चलो पुरानी यही तारीख है तो कम से कम आगे बढ़ो, उस वक्त के सुप्रीम कोर्ट को ना कोर्ट करो। आप ये हरकतें देखें, ये हरकतें अगर आपके सामने आया है तो एटलीस्ट डोंट रिलाई ऑन अ बॉडी ऑफ लॉ दैट्स सो टॉक्सिक। इसीलिए तो हम बेचारे जो बैसाखियां इस्तेमाल करते हैं टैक्सेशन लॉज में, वो इंडियन यूज करते हैं, क्योंकि कम से कम वहां पे ये हरकतें तो नहीं है। बिल्कुल सही, लेकिन आपने ये कहा कि कोर्ट शायद इसको एंटरटेन न करे, लेकिन मुझे तो ये लग रहा है कि ये इवेंचुअली अगर कोई इस तरह का मसला हुआ और हुकूमत हारती नजर आई तो ये अदालत में जाएगा ही जाएगा। ये पार्लियामेंट के अंदर हल होने वाला मामला नहीं है। तो आखिर में आपसे एक थोड़ा सा सियासी तजिया भी ले लें। ये जो आप दोनों हुकूमत और अपोजिशन पार्लियामान के बाहर अपना शो ऑफ स्ट्रेंथ कर रही हैं, क्या आपको लगता है कि इसकी वजह ये है कि दोनों को पूरा यकीन नहीं है कि वो पार्लियामान के अंदर जीत सकते हैं? सर थैंक यू, ये आपने मुझसे एक सियासी तज्जिया लिया है, और मैं समझता हूँ बिल्कुल, मेरे ख्याल से खान साहब जो हैं वो कॉन्फिडेंट है लेकिन पूरी तौर पे कॉन्फिडेंट नहीं है, और ये तो मुझे यकीन है कि ऑपोजिशन कॉन्फिडेंट है लेकिन पूरी तौर पे कॉन्फिडेंट नहीं है। दे डोंट नो हाउ द चिप्स विल लैंड, दैट्स व्हाई दिस इज एक्चुअली 2018 जुलाई के अंदर जहाँ पे हर चीज ही मैनेज हो रही थी, और क्या क्या मैनेज हो रहा था उसके ऊपर तो मेरे ख्याल से एक और शो हो सकता है। लेकिन जहाँ ये मुस्बत रिपोर्टिंग के अंदर हर चीज ही मैनेज हो रही थी, वहां पर एक बात तो क्लियर थी कि बहुत सारी चीजें डन है, यानी कि ऑपोजिशन को पता है कि वो बस फायर क्रैकर्स फाड़ रही है। और ये जो गुजरांवाला के अंदर नवाज शरीफ साहब ने नाम ले लिए थे, उसके बाद बिलावल साहब जो है गिलगित पहुंच गए थे, यानी कि कहीं भी चले जाओ यहाँ से दूर चले जाओ, और पीडीएम के अंदर से जो पहली हवा निकाली थी वो उन्होंने उस वक्त निकाली थी। तो देखिए वहां तो फिर कुछ सर्टेनिटीज थी ना कि कुछ चीजें नहीं होनी, आप बातें कर लें लेकिन कुछ चीजें अभी नहीं होनी, लेकिन वो सर्टेनिटीज अब नहीं है, यानी कि कुछ भी हो सकता है। तो पहली बार 2018 जुलाई के बाद हमारे पास एक एक्चुअल अनसर्टेनिटी आई है। अब वो क्यों आई है? वो एक हमारी बदकिस्मती है, एक 220 मिलियन लोगों के न्यूक्लियर आर्म मुल्क की, कि वो इसलिए आई है इसलिए कि एक 19 ग्रेड या 20 ग्रेड के ब्यूरोक्रेट को लगना है और एक्सटेंड होना है, नहीं होना, इसके ऊपर पूरा मुल्क जो है वो एक थिन एंड ऑफ द वेज पे लटका हुआ है। अब ये एक अलग और एक एक अलग ट्रेजेडी है इस मुल्क की, लेकिन चले यहाँ पहुंच गए हैं तो वी शुडंट लूज साइट ऑफ द फॉरेस्ट फॉर द ट्रीज, कि हम यहाँ पहुंचे क्यों हैं। बिल्कुल सही, आपने एंड में जिस तरफ इशारा किया, मुझे लगता है कि ये जो बहरान हम देख रहे हैं उसमें भी कहीं न कहीं उस मामले का एक ताल्लुक जरूर है। बहरहाल जैसे किरदार है सर, बहरान ही नहीं होता, वैसे आज पेज ही नहीं फटता। आज वैसे चौधरी शुजात साहब ने बड़े वो बात की है उन्होंने इससे मुतल्लिक कि ये जो बाहर जो जलसे दोनों करने जा रहे हैं, पहले तो अपनी इनको लड़ाई करनी चाहिए, अब जब नो कॉन्फिडेंस आ गई है अब लड़ाई करनी चाहिए पार्लियामेंट के अंदर। तो उन्होंने कहा कि दोनों को चाहिए कि ये बाहर जो है ना पावर शो ना करे, अंदर जो करना है वो जो 10 लाख बाहर खड़े करने हैं, इन्हें 172 पे कंसंट्रेट करना चाहिए अंदर वाले उसके ऊपर, जिसकी वजह से ये बाहर जो 10 लाख होने हैं वो अंदर 172 में दिखा दें। अगर वो कर सकते हैं अपोजिशन तो वो कर लें, और इनको
अपने जो मेंबर हैं इनके साथ इत्तेहादी, इनको अपने इत्तेहादियों पे इतना यकीन होना चाहिए कि वो उधर नहीं जाएंगे। बिल्कुल, और उन्होंने दोनों पार्टियों से ये कहा है कि वो अपने जलसे जो है वो मंसूख करें, लेकिन लगता नहीं है कि इस वक्त कोई अपनी पोजीशन से सर हटने को। वैसे माजरत ख़ता कलामी की कहने वाले भी कौन है जो कि लोटे की जिंदा मिसाल पिछले 3 महीनों में बने हुए हैं। यानी कि कोई हद होती है जिस तरह PMLQ ने एक्ट किया है और जिस शेमलेसनेस के साथ एक्ट किया है। अब वो जो है वो पार्लिमानी मेयार की बातें कर रहे हैं। एक तो एक जनरेशन के बाद हम भूल जाते हैं कि इन लोगों के पास वेल्थ कहाँ से आई और ये सदाकत और अमानत पे बयान करने वाले हैं कौन। अब उस एक ये जनरेशन, अच्छी अगर बात एक तो है। जनरेशन पीछे चले जाएं, सर एक जनरेशन पीछे जाने वाली बातें, कोऑपरेटिव सोसाइटीज का स्कैंडल है। ये कहाँ से आए पैसे भाई? जो आज कहाँ से आए पैसे आप नवाज शरीफ से पूछते हैं, वो एक जनरेशन पीछे चले जाएं, इनसे पूछ लें। और फिर उसके बाद आप जब मंतक सामने लाते हैं और बातें करते हैं, यानी कि आप प्रिंसिपल्स की बातें कर रहे हैं सीरियसली। आपका बेटा कुछ कह, वो जो भी मुनिस है आपका, वो सेकंड जनरेशन कुछ कह रही होती है, किसी और को दिलासे दे रही होती है, आप कुछ कह रहे होते हैं, आपके आपस के अंदर फड्डे पड़ रहे होते हैं कि यार who is going to crack the biggest piece of this pie that's come our way with 5 seats in the National Assembly and 13 odd seats in the Punjab। और हम कितना कितना शेमलेसली बिहेव किया है इन लोगों ने, और सर ये वो अब रिट्रैक्ट करके प्रिंसिपल्स की बात कर रहे हैं। मतलब इनको कम से कम प्रिंसिपल्स पे ज्ञान तो नहीं देना चाहिए ना। कम से कम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देनी चाहिए कि जब भी ये प्रिंसिपल्स की बात करेंगे तो हर प्रिंटेड पेपर जो है वो एक एस्टेरिस्क लगा के एक हिस्ट्री छाप देगा कि पिछले 4 महीने जाफरी से क्या साहब, कर रहे हैं, पिछले 40 साल से क्या कर रहे हैं। जाफरी साहब अच्छी बात तो कहीं से भी आए वो तो ले लेनी चाहिए, क्योंकि हुकूमत के बाद एक स्टेज ऐसी आती है जहां से रियासत शुरू हो रही है, तो रियासत सबके लिए है ना। वो अपनी जगह खड़े हैं, वो कहते हैं हम रियासत नहीं के सर, साथ हैं। रियासत माजरत सबके लिए नहीं है, रियासत है ही इन लोगों के लिए। यही तो हमारा मसला है। देखिए यही हमारा अलमिया है। माजरत के साथ अगर हम फॉरेस्ट फॉर द ट्रीज मिस ना करें तो ये प्लीज मद्देनजर रखें कि एक नौकरी जिसका टाइम पूरा 2 बार हो चुका है, उस नौकरी पर इस वक्त पिवट कर रहा है पूरा पाकिस्तान। पाकिस्तान का डॉलर के साथ रेट, पाकिस्तान की IMF के साथ रिलेशनशिप, पाकिस्तान के लोन्स, पाकिस्तान की भूख, पाकिस्तान की नंग, इस बात पे पिवट कर रही है। और इसके लिए जो बंदा कह रहा है कि मैं अलम बरदार हूं, वो बंदा अगर मुखलिस पूरे तौर पे इस सिचुएशन से नहीं है तो ये एक्सपोज होना चाहिए कि हक की बात कहां से आ रही है, क्योंकि वो हक की बात नहीं रहती अगर मफाद आमा के बजाय जाती मफाद के लिए आ रही होती है। ये मेरी राय है। बिल्कुल सही बात है, और मेरा ख्याल है कि हमारे यहाँ सियासत अपने पैरों पर खड़ी जो नहीं होती, और हमारी सियासी जमातें इसीलिए जो हैं नहीं वो होती। भी इस तरह के अपॉर्चुनिटीज ढूंढती रहती हैं, तो वो खुद अपने आप को वीक करती हैं ये करके। बहरहाल हमने आज मुख्तसर वक्त में जो इसका सियासी पहलू था और ख़ास तौर पर जो कानूनी पहलू था इस मामले का, उस पर बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू की। जाफरी साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया और मौके का फ़ायदा बहुत शुक्रिया उठाते सर, हुए थैंक यू, इट इज अ प्लेजर। मैं आपसे ये भी दरख्वास्त करूंगा कि आप आइंदा भी आते रहें और हमारे देखने वालों के साथ अपने जो तजिया है वो शेयर करते रहें। जो लोग थैंक इस यू वक्त वेरी मच। जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि ऐसे मेहमानों से आइंदा भी आपकी मुलाकात होती रहे। आज इतना ही, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।